नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम नियोजन एवं योजनाओं का प्रकार यानी प्लानिंग नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक जो है वो 12वीं कक्षा में +2 क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर दिया गया है। इसी का ही ऑनलाइन टेस्ट जो है वो सोमवार को लिया जाएगा। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं हम नियोजन योजनाओं के प्रकार के। मैं कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लैट, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम किस छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम क्या सीखेंगे, बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आप ध्यान से भी सुनेंगे तो टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज हम सीखेंगे नियोजन का अर्थ और उसकी विशेषताएं, नियोजन का महत्व और उसकी सीमाएं हम पढ़ेंगे, नियोजन की प्रक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, योजनाओं के प्रकार भी आज हम जो है वो जानेंगे। साथ ही साथ हम उद्देश्य और नीतियों में अंतर, नीतियों और कार्यविधियों में अंतर, नियम कार्यविधि में अंतर और नियम और नीति में अंतर भी समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आखिर तक वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी ये टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आएगा। और इसके जस्ट बाद में मैं ऑनलाइन जो है वो सोमवार को टेस्ट लेने वाला हूँ इसी टॉपिक का। इसी वीडियो में से ही सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया, आपने टॉपिक को आसानी से समझ लिया, तो आप जो है वो सभी प्रश्नों को आसानी से समझ भी पाएंगे और उनका उत्तर भी दे पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नियोजन का अर्थ। कुछ करने से पहले सोच विचार करना, यानी इसके अंतर्गत यह निश्चित कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा उस कार्य को किया जाना है। जैसे हम मकान बनाते हैं और मकान बनाने से पहले हम एक मैप तैयार कर लेते हैं, एक रफ आइडिया बना लेते हैं कि हमें ये वाला रूम यहाँ बनेगा, हमारे ज़मीन के उस प्लॉट जिसको हम बोलते हैं उस पर यहाँ किचन बनेगी, यहाँ वॉशरूम वगैरह बनेंगे, यहाँ से सीढ़ियाँ चलेगी, यहाँ पर हम अपना गार्डन बनाएंगे ग्रीनरी वगैरह के लिए। तो जो चीज़ें हम पहले से ही सोच विचार जो हम कर रहे हैं कि क्या किया जाना है, कैसे करना है इसको और कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी चीज़ें जब हम पहले निश्चित करना शुरू कर देते हैं या कर लेते हैं तो हम उसको नियोजन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा अर्थ था इसका। विशेषताएं और जान लेते हैं, थोड़ा सा अर्थ और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट विशेषताओं में हमारा आ जाता है उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित, यानी कि प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है। हम सब ने जो है वो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये सारे के सारे जो प्रबंध के 5 कार्य हैं, इन्हीं के ऊपर आगे आने वाले सारे चैप्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला हमारा नियोजन आ गया। तो सबसे पहले नियोजन ही आता है क्योंकि इसी से किसी भी कार्य का जो है वो शुभारंभ या उद्देश्य निर्धारण किए जाते हैं। नियोजन का पूरा ध्यान अपने उद्देश्य निर्धारण तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे किया जाए इस बात पर रहता है। अतः नियोजन उद्देश्य प्राप्ति में सहायक रहेगा, हमेशा ही उसी पर केंद्रित होता है। फिर सर्वोपरि कार्य, प्रबंध के 5 कार्यों नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इसमें सर्वप्रथम जो है वो जो है अपना नियोजन आ जाता है। यह प्रबंध के अन्य कार्यों की भी नींव रखेगा क्योंकि इसमें हम सारे सोच विचार करेंगे, उनको प्रैक्टिकली फिर परफॉर्म अगले चैप्टरों में हम करते चले जाएंगे, अगले कार्यों में हम करते चले जाएंगे। सर्वव्यापक, इसका अभिप्राय क्या होगा कि नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है तथा यह व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में जो है वो किया जाता है। जैसे गैर व्यवसायिक क्या हो गया, घर बनाना गैर व्यवसायिक हो गया, वहां पर भी हम प्लानिंग करते हैं, है ना। और व्यवसायिक में हम क्या, जैसे व्यवसाय हम चला रहे हैं तो उसमें भी हम कर लेते हैं इसको। फिर भविष्यवादी, नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। यह सब भविष्य से संबंधित होता है। क्या करना है,
ठीक है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारे के सारे भविष्य की ओर इशारा करते हैं। भविष्य से संबंधित होने के कारण नियोजन को आगे देखने वाली प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ये नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं, बड़ा आसान टॉपिक है। फिर नियोजन का महत्व, सबसे पहले दिशा प्रदान करना। तो नियोजन प्रक्रिया द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को एक ऐसी दिशा मिल जाती है जिसकी ओर सभी के प्रयास केंद्रित हो जाते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त करने में नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर दूसरे पॉइंट में हम चलते हैं, अनिश्चितता। नियोजन सदैव भविष्य के लिए किया जाता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है। नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाकर उनसे होने वाले जोखिम को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जोखिम को कम करने के काम आ रहा है नियोजन। फिर नियंत्रण की हम बात कर लेते हैं। नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके संस्था में कार्यरत सभी विभागों एवं कर्मचारियों को बता दिया जाता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है। नियंत्रण में कार्य पूर्ण होने पर वास्तविक कार्य से तुलना परमापित कार्य के साथ करके विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। अर्थात नियंत्रण के लिए परमाप नियोजन में ही निर्धारण कर लिया जाता है कि हमें प्रोडक्ट जो है वो कब तक तैयार चाहिए और कितने समय में तैयार चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, ये सभी हम नियोजन में निर्धारित कर देते हैं। नियंत्रण में इसकी चेकिंग कर लेते हैं हम जाकर। फिर आवश्यक क्रिया, नियोजन की सहायता से संस्था में अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है, जिससे संस्था के सभी विभागों और क्रियाओं में समन्वय स्थापित हो जाता है। उससे क्या होता है, आवश्यक क्रियाओं के छूटने और अपव्ययी क्रियाओं के होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अब सीमाओं की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं बिल्कुल। सीमाओं की बात कर लेते हैं। नियोजन की क्या सीमाएं, क्या कमियां हैं। परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। एक तो ये नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है। योजना बनाते हुए लगातार जो है पूर्वानुमान प्राय सही नहीं हो पाता। कोई जरूरी नहीं है जो हम चीज सोचें वैसा ही हो जाए। योजना की अवधि जितनी लंबी होगी नियोजन उतना ही कम प्रभावशाली होता चला जाएगा। अतः नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में कई बार काम नहीं करता, अच्छे प्रकार से काम नहीं करता। सही प्रकार से अगर हम कहें तो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। रचनात्मकता, नियोजन में पहले से ही सब कुछ निर्धारित हो जाता है, क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, जिसके कारण क्या होता है कि कर्मचारी वही कार्य करते हैं जो उनसे करने को कहा जाता है। टेरी महोदय ने भी कहा था, नियोजन कर्मचारियों की पहल क्षमता का गला घोट देता है और वह उनको लोचहीन ढंग से काम करने पर मजबूर कर देता है। यानी कि जो उनके मन में किसी भी कार्य को नए तरीके से करने की जो भी भावना, जो भी पहल करने की क्षमता जो उनके मन में, किन के मन में, कर्मचारियों के मन में जो उत्पन्न होती है, उसको जो है वो प्लानिंग वाला जो पॉइंट है वो उसको खत्म कर देता है। एक अच्छा जो है वो प्रश्न बनता है। टेरी महोदय ने कहा था कि गला घोट देता है ये पहल क्षमता का। अधिक समय और लागत, नियोजन शब्द जितना छोटा है उसकी प्रक्रिया उतनी ही लंबी है। नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने में समय भी अधिक लगता है और लागत भी अधिक लगती है। कार्य को सोचना, करना, समय तो ज्यादा लगेगा ही और उन चीजों में लगाएगा ही कर्मचारी जो है वो लागत को बढ़ाने का कार्य करते हैं। गारंटी नहीं है। कई बार प्रबंधकों को लगता है कि नियोजन बनाने में सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, जिसके कारण वे वास्तविक कार्य में लापरवाही बरतने लग जाते हैं। सोचते हैं कि नियोजन हमने कर रखा है तो सफलता तो मिलेगी, जिससे संस्था को हानि उठानी पड़ती है। अतः नियोजन कर लेने मात्र से सफलता नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कई और भी प्रयास करने पड़ते हैं। केवल नियोजन ही सफलता की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो ये कुछ सीमाएं थी इसकी। नियोजन की कुछ कमियां भी हैं, लेकिन फायदे भी बहुत अधिक हैं इसके। इससे सफलता प्राप्ति की जो है वो ज्यादा चांस हो जाते हैं। नियोजन प्रक्रिया की हम बात करते हैं। नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक के बाद एक अनेक सीढ़ियों को हमें पार करना पड़ता है। अनेक स्टेप आते हैं। कौन कौन से स्टेप आ जाते हैं वो उनके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है उद्देश्य निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित करना और परिभाषित किया जाता है, ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाए और वे इन्हें प्राप्त करने में पूरा योगदान कर सकें। फिर आधार विकसित करना। आधार वे मान्यताएं या फिर तत्व हैं जो विभिन्न विकल्पों में
संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। आंतरिक आधार में हम ले लेते हैं कि पूंजी, श्रम, मशीन, माल इत्यादि आ जाते हैं, और बाहरी आधार में अगर हम बात करें तो सरकारी नीतियां, प्रतियोगिताएं, ग्राहकों की रुचियां इत्यादि शामिल हो जाती हैं। इस कदम पर इन सभी मान्यताओं का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि सरकार की नीतियां जो हैं वो उदारपूर्ण रहेंगी, अधिक प्रतियोगिताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ग्राहकों की हमारे प्रोडक्ट में रुचि बनी रहेगी, पूंजी इत्यादि की अत्यधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, श्रम के रूप में हमें सही समय पर श्रमिक मिलते रहेंगे, मशीनें सही काम करती रहेंगी, कच्चा माल इत्यादि जो है वो लगातार हमें मिलता रहेगा। इस प्रकार का हम प्लानिंग हम करते हैं। फिर अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, वैकल्पिक कार्यवाही। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक कार्य को करने के लिए अनेक तरीकों की पहले से ही खोज कर ली जाती है। अगर ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरा जो है वो वैकल्पिक रूप से कोई ना कोई तरीका जरूर हम पहले से ही प्लानिंग में सोच के रखते हैं। फिर वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन। वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंडों के आधार पर खरे उतरते हैं उनको गहन अध्ययन करने के लिए चुन लिया जाता है तथा उनके गुणों और दोषों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम उदाहरण लेके चलें कि हमने सोचा था कि लाइट जो है वो हमेशा हमारा साथ देगी और हम प्रोडक्शन अच्छा करते रहेंगे, किसी प्रकार से कोई समस्या आने पर लाइट की आवाजाही जो है वो कम हो जाती है, तो वैकल्पिक रूप से अगर हमने जनरेटर का प्रबंध नहीं किया होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा और जो चीज हमने सोच के चले थे, जो नियोजन हम बना के चले थे, वो उतने हम उस परमाप के ऊपर खरे नहीं उतर पाएंगे जो नियोजन में हमने पहले से सोच रखा था कि हम इस महीने या इस हफ्ते या आज इतना सारा हम जो प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे, लाइट की वजह से मशीनें वगैरह सब रुक जाएंगे। ठीक है, तो वैकल्पिक कार्रवाई मूल्यांकन में हम चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो चीजें हमें अवेलेबल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी जो विकल्प के रूप में हमने जो है वो चूज की हैं। फिर विकल्प चयन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर लिया जाता है, तो हम वो छांट भी लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमें करना है। योजना को लागू करना। मुख्य योजना तथा सहायक योजना का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के पश्चात क्रियाओं का क्रम भी निर्धारित कर दिया जाता है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ये सभी क्रियाएं भी हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं। और नियोजन प्रक्रिया का आखिरी यानी कि 7वां पॉइंट, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे जिस सीक्वेंस में समझाया जा रहा है। योजना भविष्य के लिए बनाई जाती है, अब तक हम समझ चुके हैं, तथा भविष्य अनिश्चित होता है, ये भी हम जान चुके हैं और हमें पता भी है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि इन योजनाओं को समय समय पर समीक्षा करते रहे। तो जो ये हमने प्लानिंग कर रखी है, इनको समय समय पर समीक्षा भी कर लेनी चाहिए कि हम सही प्रकार से उसी दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे जिस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। तो ये 7 स्टेप, उद्देश्य का निर्धारण, आधार विकसित करना, वैकल्पिक कार्रवाई, उसका मूल्यांकन, विकल्प का चयन, योजना लागू करना और समीक्षा, ये 7 के 7 पॉइंट इसी सीक्वेंस, इसी नंबर वाइज ही हमें याद रखने हैं और जितना बताया गया है उतना ही डिटेल में हमें समझाना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, योजनाओं का प्रकार। सबसे पहले आ जाता है हमारा उद्देश्य। अब योजना का अर्थ जो है वो अब हम अधिकतर जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उसी में से ही जो है वो निकल कर आ रहा है कि योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक वायदा होती है। ठीक है, जो भी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये वाला जो है वो प्रोडक्ट इस क्वालिटी के हिसाब से तैयार करना है, तो उस तरफ जितने भी हम कार्य करते चले जाएंगे उनको पूरा करने का एक प्रॉमिस जो है वो योजना कहलाती है। तो हमारे पास में योजना 8 प्रकार की हैं। उसमें सबसे पहला हमारा है उद्देश्य। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाएंगी। इससे मिलते जुलते 2 शब्दों का अर्थ भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। एक तो हो गया प्रायोजन। संस्था की मुख्य भूमिका होती है जो समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है जहां वह कार्य करता है। फिर दूसरा मिशन यानी लक्ष्य, यह बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो ये 2 भी इसके जैसे ही हैं।
उद्देश्य जो है, मेन रूप से उद्देश्य में जो याद रखने वाली बात है वो ये है, या करने वाली जो बात ये है कि उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, आसानी से उनको समझा जा सके। उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें। उद्देश्य प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए, कहीं हम उद्देश्य ऐसे निर्धारित कर दें जिनको प्राप्त करना ही संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसकी विशेषता में शामिल होती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा मोर्चाबंदी। क्या होती है मोर्चाबंदी? मोर्चाबंदी वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगिता की चाल को ध्यान में रख के तैयार की जाती हैं। ठीक है, कैसी प्रतियोगिता का सामना हमें करना पड़ रहा है मार्केट में, कितनी फाइट हमें अपने प्रोडक्ट के लिए करनी पड़ रही है मार्केट में। मार्केट कहाँ? बाजार में जब हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया है, पहुंचने वाला है या पहुंचेगा। ठीक है, तो मोर्चाबंदी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाहरी मोर्चाबंदी, जब प्रतियोगिताओं की चाल को ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो इसे बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। जब प्रतियोगिताओं की चाल को ध्यान में रख के, यानी मार्केट की तरफ देखते हैं हम कि किस प्रकार की मार्केट जो है वो बनी हुई है, कैसे प्रोडक्ट वहां पर बेचे जा रहे हैं, किस प्रकार की कीमत वहां पर रखी गई है, इस प्रकार की चीजें। तो वो चीजें हम ध्यान में रखकर जब हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो उसे बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। और दूसरी होती है हमारी आंतरिक मोर्चाबंदी। यदि किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली हो तो उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार की गई जो योजनाएं होती है आंतरिक होती है। ठीक है, बाहर नहीं। अब हम अपनी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने के चांसेस हो तो उसका सामना करने के लिए जो पहले से ही हमने तैयार की होती हैं रणनीतियां, तो वो सारी जो है वो आंतरिक मोर्चाबंदी कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, नीतियां। नीतियों का अभिप्राय, इनमें डिफरेंशिएट भी हम आज ही करेंगे। नीतियां क्या होती हैं, नीति क्या होती है, कार्यविधियां क्या होती हैं, अभी करेंगे। नीतियां, इसका अभिप्राय उन सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य यह निश्चित करता है कि क्या प्राप्त करना है और नीतियां यह बताती हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, जो ऊपर पहला पॉइंट था उद्देश्य तो ये निश्चित कर लेता है कि क्या प्राप्त करना है हमें, कहां तक पहुंचना है हमें, किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें चाहिए अगर हम उदाहरण लेके समझे तो। और नीतियां यह बताती हैं कि उसको कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, दोनों में बड़ा अच्छा डिफरेंस है। अगला पॉइंट आ जाता है कार्यविधियां। यह फिर हम अगर नीतियों का और उदाहरण लेना चाहें तो सेवावर्गीय नीति जो होती है वो तरक्की का आधार क्या होगा, विक्रय नीति, विक्रय नकद होगा या उधार होगा, इस प्रकार की नीतियां हम बना लेते हैं पहले से ही। जैसे विक्रय की बना ली कि कितना नकद बेचा जाएगा, कितना उधार बेचा जाएगा या बिल्कुल भी उधार नहीं बेचा जाएगा, ये पहले से ही नीतियों में निर्धारण हम कर लेते हैं। कार्यविधियां, इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाती हैं। विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती हैं, जैसे देनदारों से रुपया वसूल करते समय सख्त नीति अपनाई जाएगी या नरम नीति अपनाई जाएगी, ये कार्यविधियों में आती हैं। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, अंतर जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे। पद्धतियां, इसका अभिप्राय उस योजना से है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाना है। ठीक है, कार्यविधि में तो यह निर्धारित कर दिया कि किसी काम को पूरा करने के लिए जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो किस प्रकार से घटित होंगी, उनका क्रम निर्धारित कर दिया। पद्धतियों में हमने क्या कर दिया, जो कार्यविधि में बताई गई क्रियाएं थी उसमें प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाना है, ये पद्धतियां हमारे मेथड्स में आ जाती। नियम की बात कर लेते हैं। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो हमें यह बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कारखाने में धूम्रपान करना वर्जित होगा, यह समय से रिलेटेड नियम हो सकते हैं। जो भी रूल है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के रूल फॉलो करते हैं, समय पर आना, समय पर जाना, वर्दी यानी कि अपनी यूनिफॉर्म इत्यादि पहनना, समय पर होमवर्क करना इत्यादि, ये कुछ नियम होते हैं हमारे। फिर अगला आ जाता है हमारा बजट। बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। बजट वह योजना है जो उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक धन, समय, सामग्री व अन्य संसाधनों का ब्यौरा देती है। कि एक आइडिया है बजट कि लगभग इतना खर्चा और लगभग इतनी इनकम हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से भविष्य में ही देख रहा है बजट भी। कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। कार्यक्रम का अर्थ किसी विशेष जॉब को
पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपभोग विस्तृत योजना से है, जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। किसी विशेष जॉब से रिलेटेड जो भी योजना बनाई जाएगी, किसी विशेष कार्य से जुड़ी हुई कोई भी योजना बनाई जाएगी, हम उसको कार्यक्रम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 8 प्रकार की योजनाएं हैं। उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीतियां, कार्यविधियां, पद्धतियां, नियम, बजट, कार्यक्रम, ये 8 प्रकार की हमारे पास में योजनाएं होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं उद्देश्य व नीतियों में क्या अंतर है। तो अंतर के आधार में आ जाएगा अर्थ। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त किया जाना है, और नीतियां उद्देश्य प्राप्त करने का साधन होती हैं। बहुत ही आसान है। आवश्यकता, उद्देश्य अति आवश्यक होते हैं, नीतियां अति आवश्यक नहीं होती हैं। निर्धारण का स्तर अगर हम बात करें तो उद्देश्य उच्च स्तर पर तैयार किए जाते हैं और नीतियां प्राय सभी स्तरों पर बनाई जाती हैं। क्षेत्र की हम बात कर लें तो उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है, वहीं नीतियों का क्षेत्र संकुचित होता है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा, संकुचित का मतलब छोटा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, उद्देश्य व कार्यविधियों में अंतर। सबसे पहले अर्थ। नीतियों का अभिप्राय उस सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती हैं। वहीं अगर हम कार्यविधियों की हम बात करें तो कार्यविधि उस योजना को कहते हैं जो किसी काम के पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती हैं। नीतियां मार्गदर्शन करती हैं, कार्यविधियां क्रम निर्धारित करती हैं। फिर निर्धारण के स्तर की अगर हम बात कर लें तो नीतियां उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं, वहीं कार्यविधियां निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं। अवस्थाओं की बात कर लें तो नीतियों में विभिन्न अवस्थाएं नहीं होती, वहीं कार्यविधियों में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उद्देश्य की हम बात कर लें तो संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्य किया जाना है, नीतियां बताती हैं। वहीं कार्यविधियां जो होती हैं वो नीतियों के निर्धारित कार्यों को पूरा करने में क्या तरीका अपनाया जाएगा वो होती हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं नियम और कार्यविधि में अंतर क्या है। अर्थ समझते हैं पहले। नियम का क्या अर्थ है? उस योजना से है जो हमें बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहीं अगर हम कार्यविधि की हम बात करें तो उस योजना से हो गया जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। तो कार्यविधियां तो क्रियाओं के क्रम से जो है वो जुड़ी हुई है। क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो नियम का क्षेत्र संकुचित होता है, वहीं अपेक्षाकृत कार्यविधियों का क्षेत्र विस्तृत होता है। संकुचित का मतलब छोटा, विस्तृत का मतलब बड़ा। दंड फिर पनिशमेंट। नियम की अवहेलना करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है, वहीं कार्यविधि का अवहेलन अगर हो जाता है, अवहेलन, तो फिर दंड की व्यवस्था नहीं की जाती है। फिर लोचशीलता की बात कर लेते हैं। नियम लोचशीलता का अभाव पाया जाता है नियमों में, वहीं कार्यविधियों में अपेक्षाकृत अधिक लोचशीलता पाई जाती है। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारा पॉइंट आ जाता है आज का हमारा आखिरी पॉइंट, नियम व नीतियों में अंतर। तो सबसे पहले अर्थ। नियम उस योजना से हम समझते हैं जो हमें बनाती है, जो हमें बताती है कि किसी विशेष परिस्थितियों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हम अब तक समझ चुके हैं। वहीं अगर हम नीतियों की बात करें तो नीतियां एक सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। लोचशीलता की अगर हम बात करें तो नियम लोचशील नहीं होते, वहीं नीतियां लोचशील होती हैं। विवरण की अगर हम बात करें तो नियम विशेष विवरण होते हैं, वहीं नीतियां सामान्य विवरण होती हैं। प्रकृति की अगर हम बात करें तो नियम आदेश की श्रेणी में आता है, वहीं नीतियां निर्णय लेने की सीमाओं के निर्धारण करने से होता है। तो ये हमारे पास में अंतर थे। उम्मीद करता हूं आप सब नियोजन नामक टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड जो है वो सोमवार को ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इस पूरे वीडियो में जितने भी पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की गई है उसी से जुड़े हुए आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से अटेम्प्ट करने के लिए आप वीडियो को फिर से दोहरा सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर हम
कॉमर्स विषय से संबंधित टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को आप सबके लिए आसान रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।